सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग। इत्तेहादियों का रूठना मानना जारी है और हुकूमत वक्त कोalition गवर्नमेंट है। कोalition गवर्नमेंट इस सिस्टम के अंदर जब भी आई है, जब भी कोalition गवर्नमेंट ने अपने पर फैलाने की कोशिश की है तो इत्तेहादी रूठना मानना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे सिस्टम का अलमिया है। इस सिस्टम का अलमिया हम आज से विटनेस नहीं कर रहे हैं, अरसा दराज से, कम से कम मैंने जब से होश संभाला है, मैं हमेशा से यही देखता आ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम यानी उस वक्त का जो वजीर आजम होता है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर एक दो हफ्ते के बाद कोई ना कोई इत्तेहादी नाराज होता है और उसको मनाने के लिए ना सिर्फ जाना पड़ता है पूरी टीम्स को, बल्कि उनके मुतालबात मानने पड़ते हैं और एक वक्त पर आकर मामला ब्लैकमेलिंग की तरफ चले जाते हैं। हालिया गवर्नमेंट के अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और इन 2 साल के दौरान हम देख रहे हैं कि जब भी बजट्स आते हैं तो इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो जाते हैं। पहले बीएनपी मैंगल नाराज हुई, फिर शाहजैन बुगटी साहब का मामला आया और अब सुनने में आ रहा है कि एमक्यूएम ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो ये जो नाराज इत्तेहादी हैं, ये नाराज इत्तेहादी कब मानेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। वन सेकंड थिंग, अपोजिशन भी इस गुब्बारे में भरती हवा को देखकर इस गुब्बारे के करीब करीब बढ़ना शुरू हो गई है। यानी अब JUI-FE उन्होंने राब्ते तेज कर दिए हैं शाहजैन बुगटी से मिलने के लिए, अख्तर मैंगल ग्रुप से मिलने के लिए। उनके राब्ते PMLQ से पहले ही हैं, MQM से भी राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब मुतारिक हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ मुतारिक हुए, उसके बाद जरदारी साहब ने यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट तो अब गिरना शुरू हो गई है। लेकिन इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो कि सीनियर तरीन रहनुमा हैं JUI-FE के, उन्होंने आज से तकरीबन 6 महीने पहले मेरे ही एक प्रोग्राम में और टीवी चैनल पर यह कहा था कि नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना आफ्टर शॉक है, इत्तेहादियों का नाराज होना उनके धरने का आफ्टर शॉक है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने कमोबेश दिसंबर या नवंबर में मेरे शो में दी थी। क्या कहा था आपको दिखाते हैं। यही नहीं बल्कि मुफ्ती साहब ने इस प्रोग्राम में यहां तक कह दिया था कि 2020 के एंड तक हुकूमत लिपट जाएगी, हुकूमत को लपेट दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और उस वक्त मेरे प्रोग्राम में ये कहना इनका। और आज जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिस तरह फवाद चौधरी नाराज हो रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5-6 महीने का वक्त है गवर्नमेंट के पास, वो अपने कारकर्दगी को बेहतर कर लें, अदरवाइज गेम हमारे हाथ से निकल सकती है, इस तरह की बातें अब होना शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा अपोजिशन के जो दीगर लीडर्स हैं, जैसे PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोग, वो तक कहना शुरू हो गए हैं कि कोरोना अगर कुछ बेहतरी की तरफ जाता है, हैंडल होता है, गवर्नमेंट से कंट्रोल में आता है, तो अगस्त से एक नई मूव को जनरेट करेंगे। यानी PMLN के कैंप से ये आवाज़ आई है। और राना मशहूद साहब गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो पर थे, उन्होंने क्या कहा वो मुलाहिज़ा कीजिएगा। मुलाकातें तो शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अब इनके जाने का अगस्त के बाद इट डिपेंड्स अपॉन कोरोना। अगर ये कंट्रोल अगस्त तक हो जाता है तो अगस्त के बाद हम वी आर मूविंग ऑल आउट अगेंस्ट। आज के हमारे प्रोग्राम में एक डाइवर्सिफाइड किस्म का गेस्ट पैनल होगा, लेकिन पहले सेगमेंट में हमारे साथ बड़ी फेमस शख्सियत जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर तरीन रहनुमा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए यहाँ पर। सबसे पहले ये बताइए कि कोई नया ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और आपने एक बात की थी कि मैं तो दीवार के उस पार देख सकता हूँ, तो मुझे आपकी वो बात आज याद आना शुरू हो गई है। तो इसमें किस हद तक सदाकत आपको नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपके शो में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इसलिए कि आप वो स्टेटस को वाले घिसे पिट्टे सवालात नहीं करते। नए सवाल होते हैं तो कौम को भी फ़ायदा मज़ा आता है, आपको भी मज़ा तो मुझे भी आता है। वैसे बड़े अच्छे सवाल आने वाले हैं आपके लिए आज, तो इसलिए भी आपका शुक्रिया। देखो, आप इस पूरे मंज़र को देखो ना जी, और कोरोना को निकालो जी, तो हमारे तसलसल के अंदर कहीं फ़र्क नहीं आया। धरना से लेकर आज तक ये जो सियासत है ना, ये तैराकी है, ये पैदल चलना ज़मीन पर नहीं है। जब कोई आदमी पैदल चलता है तो
तो वो थक जाता है तो वो बैठ जाता है, उसके पास गुंजाइश होती है। लेकिन तैरने वाला आदमी अगर थकेगा और यूं वो वो आराम करेगा तो डूब जाएगा। ये तैराकी है। हमने कोरोना में उसी पेज पे रहे जो कौम पर वबा आई, हमने बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया। लेकिन कोरोना को अगर आप दरमियान में माइनस कर दें तो हमारा तसलसल जारी है और आज भी मैं उसी बात पे खड़ा हूं। लेकिन आपका कप्तान गायब है सर इस सारी सूरत हाल में। मैं मौलाना साहब की, बड़े मौलाना साहब की बात कर रहा हूं। ना नजर नहीं आए, वो 5-6 महीने तक गायब रहे। नहीं, वो कोरोना की वजह से तो आप ये कह सकते हो। कोरोना तो उनको असर ही नहीं करेगा मौलाना साहब में सर। वो गायब क्यों है कोरोना की वजह से? कोरोना में उन्होंने एक बात मानी है कौम की कि मैं अभी सियासत नहीं करूंगा, इसको डिले कर दूंगा। ये तो ठीक किया। कोरोना तो अभी भी है लेकिन अब सियासत शुरू कर दी उन्होंने। जब कोरोना उन्होंने इत्तेहादियों से, नाराज इत्तेहादियों से मिलना शुरू कर दिया। शुरू में खौफ ज्यादा था ना, अब खौफ कम हो गया। कौम भी लॉकडाउन से बाहर निकल आई तो मौलाना साहब भी बाहर निकल आए। तो अब मौलाना साहब तो ज़हीन आदमी है ना, आप मशवरा दें। तो आप भी हैं वैसे माशाल्लाह से। नहीं, जब आप हुकूमत को मशवरा, गलती ना करो ना। अगर वो गलती करेंगे तो मौलाना साहब फायदा उठाएंगे। वो जैन के पास भी जाएंगे, BNP के पास भी जाएंगे, क्यों के पास भी जाएंगे। अलायंस बनने वाला है, MQM के पास खुद ब खुद बन जाएगा। जब अल्लाह ने हमें हुक्मराने से दिए जो नालायक तरीन है और मौके से फायदा नहीं उठाते तो फिर ऐसे ही होगा। कोरोना की वजह से इन पे पर्दा पड़ सकता था, वो पर्दा भी इन्होंने फाड़ दिया है। हमारा तसलसल जारी है। आज भी उसी बात पर कायम हूं कि हमारे धरने के दौरान इस्तीफा इनकी जेब से सिरक गया था। मतलब आप ये फिर से अपनी बात पर कायम है कि 2020 एंड है इनके गवर्नमेंट का। आप फिर से कह रहे हैं? अब मशहूद साहब तो कहते हैं अगस्त वगैरह ना जी, मैं से भी नहीं कह सकता। अच्छा, ये नफसियाती मामला होता है। हाँ। जितने जल्दी हम उनके नफसियात पे सवार हो जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सलूट करके चले जाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क आखिर आ गया। राइट। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले एक इंकशाफ किया था जब आपकी मानसहरा में गिरफ्तारी हुई, आपको ले गए और आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। वो वीडियो अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब दिखा दें तो बड़ा ही ज़बरदस्त हो। मुफ्ती साहब ने इंकशाफ ये किया था जी कि इनको जब जेल के अंदर रखा गया या थाने में रखा गया तो इनको इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई और कोरोना के जरासीम से भरा हुआ इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। वो क्या जुमले थे, कोट एंड कोट एज इट इज़, वो ये वीडियो देख लें, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी और इसके ऊपर इनसे पूछना बनता है, मुफ्ती साहब ये कोरोना इंजेक्शन के जरिए भी जिस्म में डाला जा सकता है? मेरी समझ से बाहर है ये बात, ये मंतक आप भी समझा दें मुझे। मैं एक जुमला बोलता हूँ, ज़रा उसको आप सोचें जी। कोरोना डिज़ाइन किया गया है और ये बैनुल-अक़वामी शैतानी दजल का एक हिस्सा है। ये कसीरुल मकासद है। हर एक आदमी इससे अपना फ़ायदा उठाना चाहता है। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है ना कि जब वबा को भी लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। तो ये आवाज़ें तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि किसी दिल का मरीज़ है तो कोरोना में डाल दिया है कोई आदमी। वो मैटर अलग है, लेकिन आप कह रहे थे कि आपको इंजेक्शन, कोरोना भरा हुआ इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई, आपने ये कहा था ना। मेरी ऐसी शनाख्त है ना कि मैं शुरू से एक बात करता हूँ 2002 से। वो शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई है। इस वक्त मुझे ये एहसास है कि वो बात मैं अकेले करता हूँ और कोई ऐसा इस तरह बात नहीं करता। तो ये तो उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह ये आवाज़ दब जाए ना। इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने जेल के अंदर एक मुक़य्यद आदमी के साथ ये काम किया और अल्लाह ताला ने बचा दिया। कहते कि मारने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है या बचाने वाला। अच्छा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जराइम पेशा लोगों से काम ले लेता है। वो किस तरह कि जिन वो कैदी जो जमा हुए और उन्होंने कहा कि हम तो बगावत करेंगे, तो उसका माना ये था कि वो तो 302 के लोग थे, चर्सी थे, जराइम पेशा थे, उनको अल्लाह ने शूर दिया। और यूँ अल्लाह ताला ने ये तो मैटर नेक्स्ट है ना। मैं असल बात पे आ रहा हूँ आपसे। कोरोना इंजेक्शन के जरिए आपकी बॉडी में कैसे डाला जाता है? आई मीन मुझे ये समझा दें, कोरोना बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है कोरोना? जो कोरोना का जो मरीज है ना, नहीं मुझे इसका जवाब तो दें। कोरोना बैक्टीरिया है या फंगस है? कोरोना का जो मरीज है सर, मैं एक सवाल, इसका जवाब तो देना। नहीं, मैं बता दूं, इसका जवाब देना। आप बहुत ज़हीन हैं। नहीं, कोरोना जो है ना वो एक मरीज होता है ना। हाँ। जब उसके जिस्म के अंदर ये जरासीम हो वो आप पर मुंतकिल किए जाए, जिस तरह हाथ से होता है ना, हाथ मिलाने से, तो ये तो मुंतकिल हो गए।
जब आपके अंदर फिर उसके लिए इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत है? तो यही तो कह रहा हूँ, वो तो मेरा करीब तो नहीं हो, मन तक तो गलत हो गई ना? नहीं गलत ठीक हो गई है। मैं ये कहता हूँ ना कि वो मरीज तो मेरे पास नहीं आया, मैं तो अलग था। अब यहाँ आकर उन्होंने कोई चीज इस तरह डाली कि मैं खुद ब खुद मरीज बन गया। वो उसका जो गंदा खून है वो मेरे जैसे में डालने की कोशिश की गई। जब ऐसा किया गया तो मैं खुद ब खुद मरीज बन जाऊंगा। अल्लाह ने इससे बचाया। कोरोना फंगस है या कोरोना बैक्टीरिया है? देखो कोरोना एक मुतादी बीमारी तो है ना। नहीं है क्या? फंगस है, मुतादी ना, फंगस है या बैक्टीरिया? देखो ना, जब वो हाथ से निकलता है, छींक से निकलता है, तो कोरोना के मरीज का खून जब आपके जिस्म में जाएगा आप मरीज नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो कौन सी? यही है तो माया है ना। सर मेरी बात वो मेरी बात तो सुनो, मेरी अर्जी तो सुनो। आप नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप ये बताएं कि इस तरह के कोरोना के मरीज का खून सही आदमी के जिस्म में डाल दीजिए तो कोरोना नहीं फैलेगा। मैं मुफ्ती साहब आपको एक बात बताऊं, कोरोना एक वायरस है जो टच करने से भी लग जाता है। ना तो ये बैक्टीरिया है ना फंगस है, और ना ही ये ब्लड के जरिए लाजमी है कि ट्रांसफ्यूज हो तो ही आपको लगे। तो अगर मैंने आपसे हाथ भी लगाया है, हाथ भी मिलाया तो लग सकता है, तो उसको आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए एक मरीज आएगा ना, मरीज आकर मुझसे हाथ मिलाएगा, इसका मौका तो उनके पास नहीं था, मैं महफूज था। तो एक ही सूरत थी कि कोरोना के मरीज का खून मेरे खून में शामिल कर दी जाए। जो टच के जरिए आता है वो कमजोर किस्म है, ये तो मजबूत किस्म था। आज आपने एक नई डेफिनेशन बता दी कि टच के जरिए जो आता है वो कमजोर किस्म, कमजोर है ना। अच्छा, और खून के जरिए जो आएगा वो तो बेहद मजबूत होगा। मैं ये कहता हूं ना कि लोग यहां तक गिर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि इसमें भी कहीं विकी की साजिश है? नहीं, विकी की थोड़े भाई है इधर। नहीं, जिन लोगों को हमारा चेहरा पसंद नहीं है, आपने खुद बताया बैनुल-अक़वामी साजिश है। हाँ ना, जिन लोगों को हमारा चेहरा पसंद नहीं है, जिनको हमारी आवाज पसंद नहीं है, जिसको हमारी वो हुर्रियत पसंद नहीं है, वो तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। राइट। अच्छा एक और साउंड बाइट है मेरे पास। मेरे ही शो पे साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी थी और उस पर पता नहीं अब कायम है या नहीं है। मैं पहले अपने तमाम नाज़रीन को वो साउंड बाइट दिखाना चाहता हूँ। मुलाहिजा कीजिए मौलाना साहब ने क्या कहा था विकी और जमाइमा के कज़न होने के हवाले से, मुलाहिजा कीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब इस तरह की बड़ी मज़े की बातें कर जाते होते हैं, लेकिन ये बात इन्होंने मेरे प्रोग्राम में नवंबर 2019 में बोली थी। उसके बाद मुफ्ती साहब ने ये वादा और दावा किया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो अभी तक कायम है कि विकी जमाइमा का कज़न है। मुफ्ती साहब अब अभी भी विकी जमाइमा का कज़न है या आप अपनी बात से पीछे हट गए? मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये असेंबल है एक बहुत बड़ी साजिश का। अच्छा, ये आप याद दिलाते रहे ना, और मैंने शायद के जवाब उसी पर भी मौके पर भी कायम हूँ और मैं इसका जवाब भी दूंगा। कब देंगे सर मुफ्ती साहब? तो कोरोना आ गया ना, 9 महीने हो गए कोरोना पे। मुझ पर तो और कोरोना भी आ गया ना। नहीं गवर्नमेंट में डालते हैं कोरोना, गवर्नमेंट वाले डालते हैं। आप विकी पे डाल रहे हैं, आप कोरोना पे डाल रहे हैं। जमील तहरीकी इनकलाबी आदमी हूँ। मुझे 27 नवंबर को यहाँ पर गिरफ्तार किया जी, 27 नवंबर 2019। फिर हमें 27 अक्टूबर 2019, 27 नवंबर को मुझे रास्ते में रोककर मारा गया। 27 दिसंबर को मुझे एक साजिश के अंदर डाला गया। 27 जनवरी को मुझ पर झूठी FIR हुई और अभी मुझे इस अप्रैल के अंदर फिर जेल लेके 24 दिन जेल रहा। मुझे कब टाइम मिला है मुफ्ती साहब? साबित करने के लिए तो 1 मिनट चाहिए। आप साबित कर दें कि विकी जमाइमा का कज़न है। अगर आप जमाइमा को ट्वीट करना पड़ा वहां से बैठ के। नहीं भाई, जमाइमा को बहुत सारे कुछ करना पड़ेगा। जमाइमा हमारे लिए हम नहीं, अभी भी कज़न है। अभी मैं अर्ज करता हूँ, स्टोरी तो मेरे पास अब भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह बताऊं ये है फिर ये है। अच्छा चलें उसका टाइम फ्रेम दे दें, आप कब बताएंगे? यार आप मुझे इसका मेरे शो पे बताएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? चलो दोनों में से एक कर कब करेंगे? लेकिन अगर जिस दिन मैंने वो बताया वो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां होंगी और लोग दंग रह जाएंगे कि हमारे बारे में लोग इस तरह का सोचते हैं और इस तरह उन्होंने मोहरें रखी हुई हैं और एक एक मोहरे को हमारे कहीं ये विकी आपने मौलाना साहब का नाम तो नहीं रखा हुआ? नहीं यार, आप विकी को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। जमाइमा की असलियत भी मालूम हो जाएगी, सलमान का भी पता चल जाएगा, जोलिन असान का भी पता चल जाएगा, बिल गेट्स का भी पता चल जाएगा, इस गोल्डस्मिथ का भी पता चल जाएगा, हम किस तरह वजीर आजम प्रोमोट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। ये तमाम चीजें सामने की बहुत बड़े किरदार है। आप बेसब्र हो गए, मुझ पर हालात ऐसे आ गए, वरना अब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी। टाइम फ्रेम तो देना, आप हमारे शो पे ही बता दें कब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस
करने वाले हैं और आप साबित करेंगे। आपने 10 शोज पे ये कहा है, मेरे शो पे कहा है, औरों के शोज पे कहा है, 10 शोज पे कहा है कि विकी जमाइमा का इब्तिदा में आपसे कहा है जी, हक तो आप ही का बनता है, लेकिन चलो आपसे मशवरा करेंगे थोड़ा ये कोरोना जरा साइड पे हो जाए। अच्छा, अगर कोरोना 2 साल तक साइड पे नहीं होता तो नहीं, वो फिर रोना नहीं होगा ना। हाँ। एक है रोना, हाँ। एक है कोरोना तो अब वो पोलियो की तरह होगा ना। अब हमें वो ड्रॉप पे लाएंगे ना बिल गेट्स। आप बार बार कह रहे हैं वो गेट्स उसके नाम के साथ आता है और बनाता वो विंडोज है, कहीं इस तरह तो रिश्ता नहीं बना रहे। देखो ना कुछ चीज है ना, हमारी तकदीर का वो मालिक तो बन गया ना कि पहले वो खौफजदा करेगा, हम खौफजदा हो जाएंगे, कोरोना में आ जाएंगे, फिर हमें ड्रॉप पे लाएगा ना। सर आपने एक और बात भी की थी, आपने कहा था कि ये सिर्फ विक्की जमाइमा का कजन नहीं है, लगता है कि ये तो ट्रंप का भी नहीं। मैंने आपको इतने किरदार बताने कि आपको पता चले कि पाकिस्तान में कौन कौन इसके लिए काम करते हैं। और रियली अजीब बात है, आप इसको क्यों एक संजीदा छोटा नाम तो बता दें, कौन कर सकता है इनके लिए काम, कोई एक आध नाम। देखो क्यों अहमियत खराब करते हो। अच्छा अहमियत खराब अभी ना पूछे। हाँ। और जब इस पर आप मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे, हाँ। और प्राइम टाइम का करेंगे, हाँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी बातें बताऊंगा। सर ये प्राइम टाइम ही है, 8 बजे चलता है। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ ना, मैं आपकी तो इतनी दिलचस्पी हुई कि आपका रेट बढ़ जाए ना, मेरी इससे और दिलचस्पी है कि ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये संजीदा बात है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी कहां से होती है और हमें किस किस तरह के डंकी लोग दिए जाते हैं और हम उनको यहां पूछते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश के लिए आप भी संजीदा हो जाएं। उम्मीद है कौम के लिए फायदा हो जाए। अच्छा, सिंथिया डी रिची भी इस सारे मामले में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं सर, वो सिंथिया डी रिची देखें आप, सुपर लीड पे हैं, वो अलग मौजू है और मैं आई एम सॉरी। अच्छा, एक फाइनल कमेंट इस बात के ऊपर कि ग्रैंड अलायंस आप लोग बनाने जा रहे हैं या सिर्फ ये बातें हैं, कुछ दिनों बाद फिर मामला सेटल डाउन? देखो हमारा असल मामला तो है कि हम नए इंतखाबात चाहते हैं शुरू से ना। आपने एक सवाल किया था कि कभी धरने पर तो हुकूमत नहीं मिलती, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि धरने पे हुकूमत तो नहीं मिलती, लेकिन जब गिरती है तो उसी की जोरी में गिरती है जिसने धरना दिया होता है। हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है, एक बहुत बड़ी मेहनत तो है। 5 साल के लिए ये कि हमारे हुकूमत है तो ये दिन बनते हैं 1825। आप मुझसे पूछेंगे और 1824 पर आपका क्या मुतालबा है, हम नहीं मानते भाई, नए इलेक्शन करो। नए इलेक्शन का हमारा मुतालबा है, लेकिन सियासत करते हैं हम। अगर बिलफर्ज और तकदीर ये लोगों को नाराज करते रहेंगे और इधर अपोजिशन ज्यादा हो जाएगी तो हम अदम एतमाद को भी खारिज इम्कान नहीं समझते। इसके लिए तो ग्रैंड अलायंस तो खुद ब खुद, बल्कि ग्रैंड नहीं होगा, नेचुरल अलायंस बन जाएगा और ये इमरान खान से हमारी जान छूट जाएगी। नेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, और आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहे। मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में ख्वातीन और हज़रात साथ एक 1-on-1 नशिस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 8-9 महीने से एक बात बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वादा था मुफ्ती साहब की जानिब से, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी बात को साबित करें, और अगर बात में कहीं झोल है या गलती है तो माजरत कर लें, बात खत्म हो जाएगी। ख्वातीन और हज़रात, जहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ दीगर गेस्ट पैनलिस्ट होंगे, साथ रहिएगा हमारे। मैं प्रोग्राम में दीगर गेस्ट पैनलिस्ट कहता हूं। जनाब इमरान याकूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, सैटेलाइट लिंक पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जनाब शौकत बसरा साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, इत्तेहादी तो अपनी जगह पर जो नाराज़ थे उनकी नाराज़गी अपनी जगह पर थी, और आप लोगों की जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि उनको मना लिया जाएगा। अब फजलुर रहमान ग्रुप मुतहरिक हो गया है उन नाराज इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ने के लिए। जरदारी साहब ने यह तक कह दिया है कि हुकूमत गिरना शुरू हो गई है। यह बहुत बड़ा जुमला है, और खुद अपनी पार्टी, आपकी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें कह गए हैं कि 5-5.5 महीने का टाइम वज़ीर आज़म ने दिया है। तो ये बड़ी कुछ डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं सर, इसको किस तरह डिफेंड करेंगे आप? देखें ब्रदर, बात यह है कि ख्वाब देखने पे और ख्वाहिशात पे ना पाबंदी है ना टैक्स है। और आजकल वैसे भी आपको पता है कोरोना आया हुआ है, सब लोग घर में बैठे हुए हैं और वो
हर वक्त ये ख्वाहिश दिल में रखते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं और ख्वाब भी रिपीट हो रहे हैं। हर दिल ख्वाहिश, उनके दिल में ख्वाहिश होती है, ख्वाब होते हैं कि वो कौन सा दिन होगा जब हम हुकूमत में आएंगे, ये हुकूमत घर जाएगी। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, इत्तेहाद जो होते हैं वो कुछ जमातें हमारे में शामिल नहीं हो गई हैं, उनका अपना मंशूर है, अपनी सोच है, इख्तलाफात होते रहते हैं। इसी तरह पार्टियों के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, पार्टियों के अंदर अलग राय रखने वाले लोग होते हैं। और वैसे भी क्या कोई यहाँ पे आमरीत है? जमहूरियत का दौरा है, वहाँ पर बात करने का हक है। ये कौन सा कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग है कि वहाँ पर बादशाहत और आमरीत है, वहाँ पे बात नहीं की जाएगी? तो बात करने पे मैं समझता हूँ बात होनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें बसरा साहब, अगर तबाह मुल्ला पे नागवार ना गुजरे तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा। ये बताइए कि सुहाना ख्वाब तो अपोजिशन के लिए सुहाना ख्वाब तो होगा, आपकी अपनी पार्टी के लिए डरावना ख्वाब बन गए हैं फवाद चौधरी साहब, उसको किस तरह से आप लेंगे? अब आप ये कह रहे हैं ना कि अमरीत नहीं है, जमहूरियत है, तो एक कंसेंसस पे और एक पेज पर रहना भी तो बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह आप बाकी इदारों के लिए एक पेज पर रहने की बात करते हैं, तो अपनी गवर्नमेंट के लोगों को पर एक पेज की बात कर लेना, उनको ले आए एक पेज पे, क्या मसला है इसमें? देखिए मैंने आपको और बात की, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि विदिन पार्टी भी ग्रुप्स होते हैं, विदिन पार्टी भी, और इसमें कोई राय, अभी मेरे भाई जब आएंगे आपको बताएंगे राहत साहब कि हर पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, कौन सी पार्टी है जिसके अंदर ग्रुपिंग नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हैं, वो एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, वो फेडरल मिनिस्टर हैं, उनके पास पार्टी का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऐसी बातें उन्हें पार्टी लीडरशिप के सामने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में करनी चाहिए थी, उनको इस तरह पब्लिकली मीडिया में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने कर दी है तो मैं इसको इस अंदाज में लेता हूं कि ठीक है, उन्होंने बात कर दी, लेकिन इसका मतलब ये लिया जाए हुकूमत चली गई है, अपोजिशन हमलावर हो गई है, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। ये तो 6 महीने पहले कह रहे थे दमादम मस्जिद अंदर होगा, आपको याद नहीं है? मौलाना फजल रहमान साहब जब धरना लेकर गए थे, क्या कहा था इन लोगों ने कि इस्तीफा दे दो, अभी वक्त है आपके पास, वरना वज़ीर आज़म हाउस में कैद कर दिया जाएगा। मेरे भाई कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ इनका रवैया ये है, एक तरफ कहते हैं कि हमने COD किया हुआ है, पार्लियामेंट मुद्दत मुकम्मल करेगी, ये सब लोग बस अपना ढोंग रचा रहे हैं, अपनी ढोलकी बजा रहे हैं, कुछ होने नहीं जा रहा। इंशाल्लाह हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। और वैसे भी अल्लाह करे, 70 साल का गंद है, हम तो चाहते हैं कि हुकूमत आपके 5 साल पूरे करे, हम तो चाहते हैं 5 साल और भी ले जाए, लेकिन बयानात के मामले के ऊपर कुछ और बात कर जाना। ये मैं इमरान याकूब खान साहब से एक सवाल पूछूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। इमरान साहब, अगर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो, और आप तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं, एडिटोरियल जजमेंट आपसे ज्यादा अच्छी और कौन कर सकता है, हम इतने जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनमें, ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो किसी चैनल पर अपीयर होता है और इंटरव्यू देता है, और उसके बारे में दूसरा पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ये कहे कि ये तो उनका तज्जिया है, तो इसको मैं क्या समझूं? मतलब वो एक पार्टी के मिनिस्टर हैं, एक मिनिस्ट्री देख रहे हैं, वो तज्जिया खार बनकर कैसे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे सकते हैं? इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, 2-3 चीज़ें इस मामले को समझने के लिए। पहली बात तो ये कि हमें फवाद चौधरी साहब के मिजाज को समझना होगा, उनकी शख्सियत को देखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी का शुमार ऐसे लोगों में होता है PTI के, जिनके साथ आप 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन वो अपनी इजहार राय जो है खुल के करते हैं। ठीक। उन्होंने जब भी बात की है वो हमेशा खुल के बात करते हैं और बात को उस तरह से छुपाते नहीं। मैं समझता हूँ कि सुहेल वड़ाइच को जो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, सुहेल वड़ाइच साहब भी आपको पता है पाकिस्तान के मंजे हुए साफ़ी हैं, और सुहेल वड़ाइच जो है वो दोस्ती भी है फवाद चौधरी की और उनकी, इसलिए वो आपस में एक कंफर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा था। तो फवाद चौधरी ने खुल के बातें की हैं, और वाकई जो बातें की हैं वो हर बंदे जो, अगर आप देखें जो हमारे सियासी तज्जिया निगार हैं, उन्होंने इसका जितना भी तज्जिया किया, कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने ऐसी कर दी है जो पहले नहीं थी? क्या वाकई इस PTI में ग्रुप बंदियाँ नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी ने, असद उमर ने और जहांगीर तरीन ने ये ग्रुप बना के पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या पार्टी में जो इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स का मामला है उस पर वाज़ेह एक दरार नहीं है? ये सारी चीजें इमरान खान साहब के सोचने वाली हैं। अब यहाँ पे फवाद चौधरी साहब का अगर आप थोड़ा सा पस मंजर देख लें तो वो क्योंकि
वकील भी हैं पेशे के एतबार से, फिर उन्होंने कुछ अर्सा टीवी प्रोग्राम्स में बतौर एनालिस्ट भी जॉब की है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप मिलाएं तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं वो ठीक बातें की हैं। हुकूमत को बजाय इसके कि तमाम मशीर और तर्जुमान मिल के अब इसको निगेट करना शुरू कर दें, ये कोशिश करें कि वो 5-6 महीने बढ़ा के ये कितना और टाइम ले सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ किस तरह से मजीद बेहतरी ला सकते हैं। अगर आप कारकर्दगी नहीं करेंगे तो हो सकता है ये 5 महीने जो है 5 हफ्तों में बदल जाए, या हो सकता है ये 2.5 महीने में हो जाए। लेकिन इमरान साहब वो अच्छा काम खुद जो फवाद चौधरी साहब हैं वो ये कह गए हैं कि ये बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके पेश की गई। अब अपने इंटरव्यू के ऊपर एक शख्स अपने आप को इस तरह से बचा रहा है, वो कहते हैं कि जी ये बातें तो सियाको सबाक से हटकर पेश की गई हैं। मुझे MKM वाले याद आना शुरू हो गए जो हर बयान के ऊपर कहते थे कि बात सियाको सबाक से हटकर पेश की गई। नहीं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ इस पे थोड़ा सा। पहली बात तो ये है कि सियाको सबाक से हट के क्या बातें पेश की गई हैं, पूरा आपने इंटरव्यू अगर देखा है जी, तो उसमें देखें कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ऐसे नहीं लग रहा। लेकिन हम चले उनकी बात को मान लेते हैं सही, सियाको सबाक से हटकर पेश की गई। तो वो ये वजाहत जो है जिस वक्त ये इंटरव्यू हुआ था उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं दी, जब लोगों से वो मुबारकबादें वसूल कर रहे थे कि आपने बड़ा इंटरव्यू अच्छा दिया। दूसरी बात ये है कि सुहेल वड़ाई साहब को क्या जरूरत है कि अपने एक दोस्त का इंटरव्यू सियाको सबाक से हटके ऐसे लगाएं कि जिससे उनको नुकसान हो। मैं तो ये बात नहीं समझता कि सुहेल वड़ाई साहब ऐसा कोई काम करें या उन्होंने ऐसा कोई काम किया। बात यह है कि काबीना इजलास में कल ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हुई हैं जी, वहाँ पे वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी की पहले तारीफ भी की है और साथ उनको कहा भी है कि ऐसी चीज़ें जो हैं उस पर ख्याल रखा करें, आप अच्छे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब का एक मामला आप ये भी देखें, आपके जहन में होना चाहिए कि उनको पहले ये भी कहा गया कि तुम इलेक्शन MPA का भी लड़ो, वहाँ पे एक आस ये भी थी कि शायद वो CM के तौर पे भी उनको कंसिडर किया जाए। फिर इनको वजारत इतलात दे दी गई, फिर एकदम से अचानक उनसे छीन के फिरदौस आशिकावान साहिबा को दे दी गई। फिर उनको वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसका पाकिस्तान में कभी नाम भी किसी ने नहीं था सुना, लेकिन उन्होंने उसमें भी उस वजारत में भी जाके कम से कम उसको इस तरह का कर दिया कि लोग अब उसको डिस्कस करते हैं, चाहे चांद के हवाले से लें या कोई भी और चीज़ें लें। बात ये है कि वो उन्होंने अच्छा बुरा जो भी है डिलीवर तो किया। यहाँ हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे कल जो काबीना में जिस तरह से दाल बढ़ती रही है जूतों में, आप ये देखेंगे फिर आप कितनी देर इन चीज़ों को रोकेंगे। और अब मीडिया का दौर है, अब बातें छुप नहीं सकती हैं, आप रोक नहीं सकते। एब्सोल्युटली राइट, अब बातें बिल्कुल नहीं छुप सकती हैं। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, बाद जब वापस आएंगे तो जुल्फिकार राहत साहब मौजूद हैं और बाकी पैनल जाहिर है कि इमरान साहब भी हैं और बसरा साहब भी हैं। उनसे ये पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर काबीना के अंदर से लोग ये तक कहना शुरू कर दें कि तुम तो वजारत उज़्मा के लिए तैयार खड़े रहते हो हर वक्त, और उसके ऊपर वज़ीर आज़म को सरजनिश करनी पड़ जाए, तो मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ ज़रूर है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मामला अगर कैबिनेट में है और कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फवाद चौधरी साहब के बयान की सरजनिश करनी पड़ जाए, ये भी कहा जाए कि 5-6 महीने का अल्टीमेटम जरूर है लेकिन उनके लिए जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और ये हम पूछेंगे जुल्फिकार राहत साहब से, बड़े क्रिटिक हैं जुल्फिकार भाई। राहत भाई, अगर फैसल वावडा साहब खड़े होकर ये कहते हैं कि तुम तो वजारत उज़्मा की चक्कर में पीछे पीछे फिर रहे हो, तुम्हें तो चुप करना चाहिए, इस तरह का जुमला दें और प्राइम मिनिस्टर को सरजनिश करनी पड़ जाए, तो ये तो फवाद चौधरी साहब के इस इंटरव्यू से भी ज्यादा खतरनाक बात है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, एक तो बड़ी रवायती बात है जमील भाई, जब किसी सियासतदान का कोई इंटरव्यू आता है फिर क़यादत उसे सरजनिश करती है तो वो फौरी तौर पे वो सहाफ़ियों की तरफ वापस लौटते हैं और वो कह देते हैं कि सियाको सबाक से हट के मेरा इंटरव्यू शाया किया गया या चलाया गया। इमरान यकूब साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा कि यहाँ इंटरव्यू देने वाला भी दोस्त था, इंटरव्यू लेने वाला भी दोस्त था, और यहाँ पे तो सियाको सबाक की बात तो हो नहीं सकती। अच्छा, जहाँ तक बात है इस इंटरव्यू की,
मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने इसमें गलत बात कौन सी कही है। वो अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने बात की है, उन्होंने एग्जैक्टली बात ठीक कही है। दूसरी बात, मैं आपसे सवाल करता हूं कि फैसल वोडा साहब और फवाद चौधरी साहब, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दें? ये एक सवाल है जो हर जगह डिस्कस हो रहा है, पूरी पीटीआई के अंदर डिस्कस हो रहा है। और मैं इसको और एक जगह लिंक्ड अप करता हूं कि कुछ और लोगों की मर्जी के बगैर ये दोनों हजरात बात ही नहीं कर सकते। फिर एक बुनियादी बात मैं करना चाह रहा हूं जो अभी बसरा साहब ने की कि सारी पार्टियों के अंदर इख्तलाफात होते हैं। भाई सारी पार्टीज के अंदर इख्तलाफात होते हैं तो वहां पे कंट्रोल भी होता है, लीडरशिप चीजों को कंट्रोल करती है और नो रिटर्न पॉइंट तक चीजें नहीं जाने देती, रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देती। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुना देता हूँ। जब सीएम पंजाब बन रहे थे उससे पहले आप चले जाएं, हम हमेशा ये कहा करते थे कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई है, पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं है, इमरान खान साहब का कोई अपोनेंट नहीं है, कोई मुखालिफ नहीं है। इमरान खान का सब जो मुखालिफ है और पीटीआई का जो मुखालिफ है वो खुद हैं। जब तक वो खुद अपने बोझ से नहीं गिरते उनको कोई गिरा भी नहीं सकता। जो पॉपुलर नैरेटिव लेके आए, जो पीटीआई को उन्होंने एक पॉपुलर विकेट के ऊपर खड़ा किया, उसके बाद अल्लाह के फजल से वो खुद ही स्काई लैब की तरह अपनी पार्टी के ऊपर ड्रोन हमले करते रहे। मिसाल के तौर पे बल्दियाती इलेक्शन आता है इस मुल्क के अंदर तो 4 दिन पहले पीटीआई के इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, पूरी पार्टी लड़ पड़ती है। बल्दियाती इलेक्शन बुरी तरह ये हार जाते हैं। जनरल इलेक्शन आते हैं तो चंद दिन पहले अपनी पार्टी के ये इलेक्शन शुरू करवा देते हैं, पूरी पार्टी लड़ पड़ती है और जनरल इलेक्शन में वो परफॉर्मेंस नहीं आती। 4 इलेक्शन मैं हवाले दे सकता हूं कि जब इलेक्शन आते हैं जहां यूनाइट करने की जरूरत होती है, पार्टी को इकट्ठा करने की जरूरत होती है और अगले चैलेंज के साथ लड़ने की जरूरत होती है, वहां पे ये आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा, फिर पार्टी दड़ों की बात थोड़ी सी मैं आपके सामने रख दूं। सीएम पंजाब की बात थी, यास्मीन राशिद साहबा का नाम आया, बाबर अवान साहब फोन कर करके लोगों को मशावरत देते रहे कि एक नॉन इलेक्टेड फवाद चौधरी साहब कैंडिडेट बने फिर रहे थे, सीएम बन सकती है या नहीं बन सकती। अच्छा सुन ले जी, फवाद चौधरी साहब अलग से कैंडिडेट थे, अलीम साहब अलग से कैंडिडेट थे, चौधरी सरवर साहब वहां पे बैठे हुए थे। बनी गाला में ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, चौधरी सरवर साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 4 लोगों की मौजूदगी में, जिसमें मोहसिन बेग साहब थे जो सीनियर जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद के, जिसमें बाबर अवान साहब थे, ये सारे लोगों की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने कहा कि ये यास्मीन राशिद साहब अगर नहीं है तो चौधरी सरवर साहब आप खैरियत से जाइए, आप मेरे सीएम पंजाब होंगे। अच्छा, वो वहां से जब निकले तो वहां पे शाहमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने एक पूरी दास्तान गम वहां पे पढ़नी शुरू कर दी, उन्होंने वो उनका सर ले गए। फिर शाहमूद कुरैशी साहब कैंडिडेट बन गए, फिर जंगी तरीन साहब आए, उन्होंने उनके खिलाफ एक शाम गरीबा पूरी पड़ी, यहाँ तक काम किया कि जो उनके खिलाफ कैंडिडेट था, जो बच्चा था मुल्तान में, जंगी तरीन साहब ने उस पर 5-10 करोड़ रुपए खर्च करके उनको जितवा दिया और शाह साहब को हरा दिया। अच्छा, ये सीएम शिप के मजबूत कैंडिडेट थे। फिर बुज़ार साहब एंटर हो गए। अलीम खान साहब की कहानी छोड़े बेचारे, उनको किस चीज़ की सजा मिली वो अलग से एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। और इनके पार्टी के अंदर इख्तलाफात की कहानी ये थी कि जो सरवर साहब का अलग ग्रुप, फिर तो ठीक है, फिर फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं फिर तो ठीक कह रहे हैं ना, फिर तो फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि एक डिवाइड है। फैक्ट्स हैं ये मेरे भाई, ये फैक्ट्स हैं। मैं वो बात आपको बताने लगा हूं, आगे जाके मैं ब्रेकिंग न्यूज दूंगा कि ये क्यों हो रहा है, क्विकली सर, क्विकली कौन कर रहा है। और इमरान खान साहब इस पे किस हद तक ऑन बोर्ड है जी। इस पे जब इमरान खान साहब से किसी शरीफ आदमी ने, आप जैसे बंदे ने बात की कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ी ग्रुपिंग है, रेड लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल लड़ाइयाँ, पार्टी की लड़ाइयाँ जाती लड़ाइयाँ बन गई हैं। तो उन्होंने कहका लगा के कहा, हंस के उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो भी ऐसे ही करती थी। और आपके ख्याल में ये शाहमूद कुरैशी साहब जो सारी कहानी सुना गए हैं, इसके बाद सरवर साहब आएंगे वो उनकी सुना देंगे, फिर जंगी तरीन साहब आएंगे उनकी सुना देंगे। तो ये फीडबैक ऐसे ही मिलता है, कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होता। अब वो जो लड़ाइयाँ जिसको आप एंजॉय करते थे, अब वो रेड लाइन क्रॉस करके इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि अब वो जाती लड़ाइयाँ बन गई हैं और वो पार्टी के ऊपर डोमिनेट कर रही हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही थी, मैं उस तरफ आऊंगा कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही, आपस की बात है, इसमें फैक्ट्स हैं। और आपके क्या ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कहें, वोडा साहब को, फैसल वोडा साहब की माजरत के साथ कोई औकात है कि वो प्राइम मिनिस्टर की विल के खिलाफ तकरीरें करें? एब्सोल्युटली नॉट, कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मैं शौकत बसरा साहब की तरफ जाता हूं। जुल्फिकार साहब, जुल्फिकार भाई, बड़ी लंबी बात हो गई आपकी। बसरा साहब, फिर अगर बातें हैं डिवाइड की बातें हैं तो आप सुन लें। फिर राहत भाई कितनी बड़ी बात कर गए हैं तो इसका मतलब है डिवाइड तो है। फिर तो चौधरी साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।
देखिए मैं फिर अर्ज करूं, मैंने दोनों भाइयों को सुना है। देखिए लीडर पार्टी में एक ही होता है, मैं फिर बार बार एक फिल्म में दो हीरो नहीं हो सकते, एक ही होता है। पार्टी में एक ही होता है, बाकी सारे वर्कर्स होते हैं। आप कंपेरिजन कर ले, 3 बड़ी पार्टियां इसमें पाकिस्तान में, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के पास सबसे बड़ा मैंडेट है। वहां पे भी लीडरशिप एक ही है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये वो दौर नहीं है। और 18वीं तरमीम का जो एक और बड़ा नक्शा वो भी सुन लें, वो ये है कि उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई वो ये थी कि कोई आदमी अपनी लीडरशिप के खिलाफ बात नहीं कर सकेगा। ये बाकायदा अमेंडमेंट का हिस्सा था जी। इसलिए यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान है, हम तवक्को करते हैं कि लोग बोलेंगे, लोग बातें करेंगे। और यकीन माने मैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स का हिस्सा होता हूं, हमारी एक टीम बनी हुई है, हम बड़ी खुल के बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हर किसी की बात सुनते हैं। तो सो ये कहना कि जी किसी ने बात कर ली है, किसी ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, तो मैं फिर कह रहा हूं जिस दिन को रेड लाइन क्रॉस करेगा लीडर उसको नहीं करने देगा, ये हमेशा होता है। सो वो फवाद चौधरी साहब हों, फैसल वाडा साहब हों, वो कोई और हो, वो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ से जीत कर आए हैं। आपकी बात ठीक है, आपस के इख्तिलाफात आप देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मुझे हंसी बड़ी आ रही है और इमरान याकूब खान साहब जवाब दे सकेंगे। इमरान भाई, एक बंदा रेड लाइन क्रॉस किया जा रहा है, मुझे एक बात और कर लेने, दीगर बंदे भी रेड लाइन क्रॉस किए जा रहे हैं। एक बात कर लेने दीजिए, फिर आप दोनों भाई कर ले क्विकली कर ले, मैं फिर इमरान साहब के पास जाता हूं। जमील साहब गुजारिश, अच्छा मैं जी इमरान भाई मैं आता हूं, 1 मिनट दीजिएगा जी। देखिए आपको याद होगा कि जब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत आ गई। हर रोज टीवी पे भी यही तबसरे होते थे कि जी सुबह गई शाम गई, सुबह गई शाम गई। जाहिर है अब एनालिस्ट को, दोस्तों को भी खबरें पहुंचानी है। अब खबर देना तो ज्यादती ना करें, आपके अपने मिनिस्टर बोल रहे हैं सर, ये हम एनालिस्ट नहीं बोल रहे। सर मैं आ रहा हूँ, राज भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, इमरान भाई को शामिल करने दें। इमरान साहब, ये जो रेड लाइन क्रॉस होने वाला मामला है, ये कैसा होता है कि एक बंदा रेड लाइन क्रॉस किया जा रहा है और वो कहते हैं कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, ये वार्निंग है तुम्हें। अब आपके सामने सारे मिनिस्टर्स रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं सर। जमील साहब बात सुने। पहली बात तो ये कि बसरा साहब की ये कोई पहली पार्टी नहीं है। ये आज अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दें कि पाकिस्तान के किसी पार्टी में कोई रेड लाइन क्रॉस कर सकता है, तो मैं जो कहेंगे इन्हें इनाम दे दूंगा। बात ये है कि पाकिस्तान में तो किसी किसी बंदे में वो नहीं कर सकता। बिल्कुल इमरान साहब सही कह रहे हैं। सुन लें, ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है ये अशीरबाद से हुआ। फैसल वाडा ने जो भी बातें की हैं अशीरबाद से की हैं, और उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो उठा के फैसल वाडा साहब को साथ वाले कमरे में ले गए थे इजलास के दौरान जी। और फिर उन्होंने उनको फिर वापस लाए हैं वहाँ, और उन्होंने अंदर जाके उन्हें शाबाश दी होगी कि अच्छा किया तुमने, पूरा मौक़िफ़ कर दिया, चलो मेरा सोना बच्चा चुप करके वहाँ बैठ जा। मकसद ये है कि जो लोगों को समझाना था वो समझा दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हों या असद उमर साहब हों, और पंजाबी कहते हैं कि किसी को कैंडे ही चले आना। तो असल में कल ये सारी गुफ्तगू का मकसद था कि कैंडे में लाना, तो बंदे दे पुत्र बनो, तो जिन्ने है उन्ने ही रहो, उचियां उजाइयां ना मारो। एब्सोल्युटली राइट। ये बात ही है जनाब इमरान याकूब खान साहब, इसमें जो जी सीनियर तज्जियाकार जनाब इमरान याकूब खान साहब, जनाब शौकत बसरा साहब, जनाब जुल्फ़िकार राज साहब। जुल्फ़िकार भाई माजरत मैं आपका वक्त नहीं दे सका क्योंकि प्रोग्राम की सेगमेंटेशन इस तरह हुई थी। आज ज़रा डिफरेंट फॉर्मेट पे हमने शो किया है, आप सब लोगों ने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने आज किस अंदाज से रिस्पॉन्ड किया, इस पर भी आपका फीडबैक बनता है। प्रोग्राम से जमील फारूकी को जा दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।